नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका इस चर्चा में। और ये चर्चा जब मैं कर रहा हूं तो उस अनुभव के साथ ही चर्चा कर रहा हूं जो अनुभव बीते कुछ दिनों में मैंने पूर्वांचल के अपने प्रवास के दौरान देखा है। पूर्वांचल में पिछले 2-3 दिनों से मैं लगातार अलग अलग जिलों में जा रहा हूं। मैं गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बगल में मऊ का इलाका, आजमगढ़ का इलाका, अंबेडकर नगर का इलाका, इन तमाम इलाकों से गुजर करके मैं लगातार अपना प्रवास कर रहा हूं। और एक बात बहुत साफ है। देखिए, इस बात से मुझे मतलब अभी पहले नहीं है कि ये विषय किस तरफ जाएगा या चर्चा अगर मैं ये छेड़ रहा हूं तो इसका संदर्भ किस तरफ जाएगा। लेकिन मैं आपको बात कहूंगा यूजीसी को लेकर के। और जब यूजीसी के रिफॉर्म्स को लेकर के या यूजीसी के जो नए रूल आए हैं उनको लेकर के बात हो रही है, तब बात कई और संदर्भों की भी हो रही है। लोग बाग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसकी आवश्यकता क्या थी। लोग बाग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अचानक ऐसा क्यों। लोग बाग ये सवाल पूछ रहे हैं छोटी छोटी मंडलियों में। मैं कई श्राद्ध कर्मों में गया, कई और भी दूसरे तरह के आयोजनों में गया, कुछ जगहों पर मिलने के लिए गया, ग्रामीण इलाकों में गया। और जब मैं लोगों से बात कर रहा हूं तो लोग बाग बार बार इसी बात को इंगित कर रहे हैं कि ये मुद्दा, मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा था, शायद लखनऊ में बैठ करके मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। मैं अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात करूंगा कि लखनऊ में बैठ करके मुझे ये नहीं प्रतीत हो रहा था कि इस मुद्दे का इतना व्यापक, इतना गहरा असर है। लेकिन जब मैं धरातल पर उतर रहा हूं, ग्राउंड जीरो पर जा रहा हूं, गांव गांव, चौबारों में, कस्बों में, छोटे छोटे वार्डों में ये बात घर कर गई है कि सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है जो फैसला हमारे आने वाले भविष्य या हमारे जो नौनिहाल हैं उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए एक खतरा हो सकता है। देखिए, सरकार ने किस मंशा से किया, अदालत ने किस मंशा से किया, फिर यूजीसी ने किस मंशा से किया, ये सब सवाल एक तरफ करते हैं। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो हकीकत मैं पूर्वांचल से देख करके रूबरू हो रहा हूं। और अगर रात को 11:30 बजे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि इस मुद्दे की गंभीरता क्या है। ठीक है, सोशल मीडिया पर बहुत सारे नैरेटिव देख रहा हूं मैं। देख रहा हूं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अ, अब जब अपने ऊपर आई है तब लोग बोल रहे हैं। कुछ लोग कुछ और तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीके की अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं अभी सुन रहा था, एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत अलग तरीके से बात कहने की कोशिश की। आमतौर पर वो अपने जाति समूह या अपने समूह से के इर्द गिर्द के लोगों को लेकर के बड़ी भावनात्मक बातें कहते हैं, उनके अधिकार के लिए बड़े पैमाने पर लड़ाई करते हैं। राजकुमार भाटी, अब वो ये कह रहे हैं कि अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए, जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। तो भाई भाटी साहब से भी ये सवाल है कि भाटी साहब, ये बात आप पर भी लागू होती है जब आप खुलकर सामने आते हैं? अगर लोग इस बात को कह रहे हैं, और मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर यह बात कह रहा हूं, हटाइए कि मैं खुद क्या हूं, किस तरीके के बैकग्राउंड का हूं, किस तरीके से मैं आपको ये बात कह रहा हूं, पर ये रिएक्शंस दिख रहे हैं। अब कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता हो सकता है, कोई किसी पार्टी का नेता हो सकता है। अब एक घटना जो बरेली में हुई, जहां जो सिटी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दिया। ये ये हो सकता है कि उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, हो सकता है उनकी अपनी धार्मिक महत्वाकांक्षाएं। महत्वाकांक्षा बगैर तो कोई इंसान है नहीं। और अगर महत्वाकांक्षा आपके अंदर न हो तो आप पता नहीं कुछ और शायद बन जाए। पर अगर किसी के अंदर किसी विषय की महत्वाकांक्षा है और वो उस मौके को उस रूप में इस्तेमाल करता है तो ये उसका टेक है। कोई कहेगा कि इस अवसर को उन्होंने भुना लिया, कोई कहेगा कि जो है उन्होंने इस विषय को जो है रख दिया। ये एक अलग संदर्भ है। भुना लिया, सब मौका भुनाते हैं, राजनीतिक दल भुनाते हैं, राजनीतिक शख्सियतें भुनाती हैं, जो नहीं राजनीतिक है, गैर राजनीतिक लोग अपने अपने प्रोफेशन में भुनाते हैं। तो अगर किसी शख्स ने इस मुद्दे को भुना ही लिया
या आने वाले भविष्य में उसको भुना लेगा, तो इसमें हैरानी क्यों है? ये तो हो सकता है। तो वो बात दिखाई पड़ रही है, और कहीं ना कहीं वो सारी चीजें सामने आ रही है। अब मैं चंद्रशेखर रावण को सुन रहा था। चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के नेता और एमपी हैं लोकसभा के। वो भी जब बात कर रहे थे तो मैं उनका भाषण सुन रहा था। वो कह रहे थे कि यूजीसी का बिल किसी की हैसियत नहीं है कि वो वापस कर दे। चलिए भाई, आपकी बात सही हो जाए, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर के है कि बिल आने से पहले आपने कब बिल की मांग की थी? कब बिल की मांग की थी? और मैं सोशल मीडिया पर लगातार देख रहा हूं, लगातार सुन रहा हूं, मेरे वीडियोस पर या दूसरे वीडियोस पर भी लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। और जो लोग पुश्तैनी तौर पर बीजेपी को वोट कर रहे थे, आज उनको अपने नौनिहालों का, अपने घर परिवार के बच्चों का भविष्य इस एक नियम के नाते खतरे में नजर आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हमने ब्रॉडर पास प्रोस्पेक्ट में इस बात को स्वीकार किया कि चलिए ठीक है भाई, समाज में एक पिछड़ा वर्ग है, एक अति पिछड़ा वर्ग है, एक शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है। आपने वर्गीकरण कर दिया समाज का, तो ठीक है, हमने स्वीकार कर लिया कि भाई उनको काफी सारी दुश्वारियां हैं, दिक्कतें हैं। लेकिन दो तीन सवाल इसके साथ जुड़ते हैं। वो ये भी पूछते हैं कि क्या इस बात को इसमें जोड़ देना उचित है? क्या ये नियमावली इस प्रकार से नहीं हो सकती थी कि अगर किसी भी समाज के किसी भी बच्चे बच्ची के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसमें एक्शन लेंगे, उसके लिए एक कमेटी बनाएंगे, एक इक्विटी सेल बनाएंगे, और उस सेल में हर समाज, हर वर्ग के प्रतिनिधि होंगे? आप वही गलती तो नहीं दोहरा रहे हैं जो एक दौर में अंग्रेजों ने घोड़ा। अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने अपने कार्यकाल के दौरान ही भारत की कुछ कई सारी जातियों को अपराधी जाति घोषित कर दिया था। बहुत लंबा वक्त लग गया उन जातियों को अपने ऊपर से जो है वो इस तरह का टैग हटाने में। अब क्या आप सवर्ण के आने वाले लोगों को उसी स्टैंप से देखना चाहते हैं? क्या उनके हक अधिकार नहीं है? जैसे मध्यम वर्ग के हक अधिकारों की बात अब नहीं होती? जो वर्ग सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, ठीक है कि आप ये कहिए कि आप लेबर फोर्स नहीं है, पर कंट्रीब्यूशन तो आपका कमजोर नहीं है ना। और उसी कंट्रीब्यूशन के दम पर आप अपनी सोशल वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं। आप नीचे के पायदान पर जो लोग स्थापित हो गए हैं उनको नेक्स्ट पायदान पर, अगले पायदान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसी के दमखम पर कर रहे हैं। पर बात जब ये आती है तो लोग दूसरे को आईना दिखाना चाहते हैं, खुद आईना नहीं देखना चाहते। और वो बार बार देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, अलग अलग तरह के नैरेटिव पर बहुत सारे लोग जो बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बैटिंग कर रहे थे, वो अब मुखर होकर के विरोध कर रहे हैं। और वो विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके अपने हित, उनके अपनों के हित वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। और जब अपनों के हित कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो इंसान विचारधारा भूल जाता है, समर्थन भूल जाता है। वो भूल जाता है कि अभी 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने पहले किसके पक्ष में हम खड़े होकर के बैटिंग कर रहे थे। और वही यहां भी हो रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं खुद ऐसे परिवारों के आयोजनों में गया जो जिनकी पीढ़ियां खप गई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ। पर मैं जब वहां बैठ रहा था तो लोगों के बीच में जो बात हो रही थी, जो व्यक्ति नया आ रहा है, आप सोचिए, कार्यवाह, सायं कार्यवाह, आरएसएस की बात, कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं, शारीरिक प्रमुख, अलग अलग तरीके के पदों पर बैठे हुए लोग एक अलग तरह के मानसिक दबाव में थे। वो कह रहे थे बहुत हो चुका, अब बहुत हो चुका, अब नहीं कर पाएंगे ऐसी सेवा। एक दबाव सिर्फ बीजेपी एनडीए सरकार पर नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी, कि एक ऐसा इंटैक्ट उसका साथी, इंटैक्ट वोटर आज क्यों भड़क गया है, आज क्यों ये सवाल पूछ रहा है। और सवाल पूछ रहा है तो आप जवाब देने से भाग रहे हैं। अब निशिकांत दुबे सिलसिलेवार तरीके से वो उपलब्धियां बता रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने, हमारी सरकार ने ये किया, प्रधानमंत्री ने ये किया, गृह मंत्री ने ये किया। मैंने ये सवाल आज उत्तर प्रदेश के
विधान परिषद के सदस्य से पूछा था कि भाई निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि आपके लिए ये कर दिया, आपके लिए वो कर दिया, और आप फिर भी सवाल उठा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उनका कहना था कि ऐसा है भाई साहब, मैं आपको रसगुल्ला खिलाऊं और पलट के दो थप्पड़ मार दूं, आपको कैसा लगेगा? मीठा लगेगा? ये वही सवाल है कि अगर आपने कुछ हमारे लिए किया या हमको ध्यान में रख करके किया, तो क्या आपको यह अधिकार मिल गया कि आप हमको तमाचा मार दें? क्या आपको अधिकार मिल गया कि आप हमारे हितों को पीछे रख करके बात करें? और फिर आपने अगर ये प्रावधान किया कि भाई ठीक है, कुछ लोग जो गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ लोग जो गलत कर रहे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आपने इसका प्रावधान क्यों नहीं किया कि अगर कोई गलत कंप्लेन होगी, कोई फॉल्स कंप्लेन होगी, तो उस फॉल्स कंप्लेन पर आप कैसे एक्ट करेंगे? उसके लिए क्या प्रावधान होंगे? वो क्लॉज इसके अंदर क्यों नहीं आया? अब बीजेपी के लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए भाई, दिग्विजय सिंह साहब ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कोई पॉलिटिकल साजिश कर दी है बीजेपी एनडीए के खिलाफ। अरे भाई, गजब हो गया। और भी कई कमेटियों के चेयरमैन अपोजिशन के नेता हैं, आप उनके नेतृत्व वाली कमेटी की कितनी रिपोर्ट्स आप एक्सेप्ट करते हो? और बावजूद कि वो किसी ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन होंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या तो सत्ता पक्ष की ज्यादा होगी। इन सवालों के बीच ये विषय क्यों गौड़ रह जा रहा है? और बहुत सारे लोगों के रिएक्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पटा पड़ा है यूजीसी के सवालों को लेकर के। मेरी आज एक जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी से भी बात हुई। जब मैं उनसे कह रहा हूं तो वो ये उदाहरण दे रहे हैं कि भाई देखिए, उनकी पार्टी में एक एक चर्चा को लेकर के हमेशा माहौल रहा है, और जो विषय किसी भी मतदाता ने या किसी समूह ने सामने रखा है, पार्टी लीडरशिप उस पर जरूर विचार करती है। और अगर ये भी कोई नैरेटिव बन रहा है, तो पार्टी लीडरशिप के ध्यान में होगा। आप याद रखिए कि पार्टी ने ही फार्मर्स बिल वापस किए थे, पार्टी ने ही लैंड एक्विजिशन बिल वापस लिए थे। जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी, सरकार ने कदम पीछे भी हटाए, आगे भी बढ़ाए। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार विचार करेगी। लेकिन निशिकांत दुबे बार बार जिस तरह के बयान दे रहे हैं, या उनकी पार्टी के जो दूसरे नेता खामोश हैं, ये सबको साल रहा है। आमतौर पर छोटे छोटे मुद्दों पर मुखर रहने वाले बीजेपी के प्रवक्ता फिलहाल चुप्पी साधे, अपनी जुबान पर जिप लगा ली, कुछ भी नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि ये डर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उन उनको क्या क्या जवाब देना पड़ेगा, किसको किसको जवाब देना पड़ेगा। और इसलिए यह सवाल प्रमुख हो गया है कि इस विषय में आप क्या करने जा रहे हैं। अब जो बड़े लोग हैं, अब जो निशिकांत दुबे जैसे लोग हैं, जो एलीट वर्ग है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, हो सकता है आने वाले सत्र में, आने वाले रिसफल में कैबिनेट मंत्री हो जाएं। पर उनके बच्चे बाहर पड़ रहे हैं, वो उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जो मतदाता उनको मत दे करके भेजता है, वो ठगा हुआ महसूस करता होगा। उसको आपके बच्चे से जलन नहीं है, लेकिन आपको उसने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे भेजा है। अगर आपको अपने बच्चे के हक की चिंता है कि उसको बेहतर एजुकेशन मिले, हार्वर्ड में मिले, कैम्ब्रिज में मिले, तो आपको उस गरीब के, उस गोड्डा के गरीब के बच्चे के हक की चिंता क्यों नहीं है? आप एक सामान्य वर्ग के बच्चे की चिंता क्यों नहीं समझते? उसके अभिभावक की चिंता क्यों नहीं समझते? और मैं जिन बैठकों को देख करके आ रहा हूं, जिन लोगों से बात करके आ रहा हूं, जिस तरह का विमर्श आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि जो एट्रोसिटी का परसेंटेज है वो इतना कम है कि उसके लिए कोई अगर नियमावली आप बनाने चले तो पता नहीं कितने और अलग अलग तरह के अपराध हैं, उनके लिए आपको जाने कितनी नियमावली बनानी पड़ी। तो या तो आप उस तरीके से सोचिए, या तो एक एक विस्तृत मापदंड के साथ एक कोई नियम कानून लेकर के आइए, सभी वर्गों के लिए लेकर के, सभी समुदायों के लिए लेकर के आइए। किसी को इसमें छूट देने की आवश्यकता है क्या? आपका बेटा, हमारा बेटा, किसी का बेटा क्या इस बात से अछूता है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो? क्या किसी के तरह का डिस्क्रिमिनेशन होने के लिए किसी जाति या किसी समाज वर्ग का होना आवश्यक होगा?
या शोषक का किसी जाति समाज वर्ग से होना आवश्यक होगा? जाति का पूर्वाग्रह बंद करने का यह दौर है। बहुत लंबा समय बीत गया आजादी को भी और भारत को भी आगे बढ़ने की। अब भी अगर हम जाति को लेकर के पकड़ के बैठ जाएंगे तो क्या जवाब देंगे आने वाली पीढ़ी? क्या ये नहीं दिखाई पड़ेगा कि आने वाले वक्त में स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, कोचिंग सेंटर्स में, तमाम जगहों पर बच्चे एक दूसरे की जाति जानेंगे? जिन बच्चों ने एक साथ भोजन करते हुए, एक साथ नाश्ता करते हुए, एक साथ किसी ठेले पर चाय पीते हुए ये नहीं जाना होगा कि उनके बगल में बैठे हुए बच्चे की या शख्स की जाति क्या है। आज आप बताना चाहते हैं कि अपने बगल में बैठे हुए छात्र के बारे में, उसकी जाति के बारे में, उसके सरनेम के बारे में पुख्ता जानकारी करके रखनी पड़ेगी। आपका किसी से मनमुटाव हो गया तो आपको उसके आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, डरना पड़ेगा। ये वक्त क्यों आ रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यूजीसी पर उठ रही इस तरह के सवाल बीजेपी एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। मैं आपको ये बात कह दे रहा हूं, और वैसी ही खतरे की घंटी है जैसे एक दौर में 2024 में आरक्षण की बात को लेकर के, संविधान बदलने की बात को लेकर के एक नैरेटिव डेवलप हुआ था और उसने बीजेपी का नुकसान किया। उसी तरीके से ये बात घर कर रही है। अगर ये 27 के चुनाव तक घर कर गई तो आप यकीन मानिए बंगाल के चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव, कई चुनावों में प्रभाव डाल सकती है। तो ये वक्त है कि सरकार इस फैसले पर, इस एक्ट पर गंभीरता से पुनर्विचार करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकार पर दबाव डाले, क्योंकि स्वयंसेवकों से बहुत सारे में मिला हूं और स्वयंसेवक इस बात से चिंतित हैं, न सिर्फ चिंतित हैं बल्कि बहुत सारे लोग संघ से पैर पीछे खींचने की भी तैयारी कर रहे हैं। अपने पीढ़ियों का रिश्ता तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनके बाप दादा सब संघ से जुड़े रहे, शाखाओं में जाते रहे, लेकिन आज का जो दौर है और इस दौर में जिस तरीके की राजनीति है वो उस राजनीति से उचट रहे हैं। उनको लग रहा है इतना जातिवाद, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन तो पहले कभी देखने को नहीं मिला। और बीजेपी, वो बीजेपी जो जनसंघ से निकली थी, भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी अब क्या वो पार्टी नहीं रह गई जहां पर सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों के हितों को लेकर के बात होगी? ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छोटी छोटी पंचायतों में हो रहा है। वो आधिकारिक पंचायतें नहीं है, लेकिन लोग बाग अगर किसी आयोजन में जुट रहे हैं, किसी कार्यक्रम में जुट रहे हैं, किसी संवेदना में जुट रहे हैं, किसी के मरने जीने पर जुट रहे हैं, किसी के बर्थडे पर जुट रहे हैं, किसी के शादी विवाह पर जुट रहे हैं, किसी की एनिवर्सरी पर जुट रहे हैं, किसी के बर्थडे पर जुट रहे हैं, तो वहां भोज के दौरान इस मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या वक्त आ गया, इसी वक्त के लिए हमने अपना खून पसीना बहाया था, इसी वक्त के लिए हमने आंदोलन किया था, इसी वक्त के लिए हमारे पुरखे जेल गए थे कि जब बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी देश में तो ये इस तरह के कानून आ जाएंगे जहां पर अपने बच्चों को आपको घर में बिठाना पड़ेगा, नहीं तो देश से बाहर भेजने के बारे में विचार करना पड़ेगा। ये गंभीर बात है मित्रों। इसलिए यह आवश्यक था कि पूर्वांचल की ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूं, आपको ये बताऊं कि पिछले कुछ दिनों से जब मैं पूर्वांचल के अलग अलग हिस्सों में घूम रहा हूं तो मैं क्या कुछ देख रहा हूं यूजीसी को लेकर के। लखनऊ में बैठ के जिस बात का अनुभव नहीं हो रहा था कि शायद ये मुद्दा इतना घर कर नहीं गया होगा, लेकिन गांव गांव, कस्बों कस्बों में जब मैं ये बातें सुन रहा हूं, लोगों के मुंह से लगातार सुन रहा हूं, लगातार छोटे छोटे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग बाग गोलबंदी में बैठ करके इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये बात चिंता का सबब बन सकती है, एक मुश्किल की घड़ी बन सकती है बीजेपी और उसकी लीडरशिप के लिए, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, क्योंकि मैं अभी उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं। या ये बात बीजेपी की लीडरशिप को समझनी पड़ेगी, ये बात विपक्ष के दलों को भी समझनी पड़ेगी। अगर इस आग में घी डालने की कोशिश की तो हाथ आपके भी जलेंगे। ऐसा नहीं केवल सत्ता पक्ष जलेंगे, आपके भी हाथ जलेंगे। तो बात जो करिएगा वो फूक फूक कर करिएगा, इसलिए क्योंकि एक आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग इसके समर्थन में हो कि भाई ऐसा बिल आ जाए, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ठीक है, लेकिन बड़े पैमाने पर लोग इसके विरोध में हैं। और न सिर्फ सवर्ण समाज के बल्कि ओबीसी समाज के भी बहुत सारे लोग इस कानून के, इस रूलिंग के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि ये समान अवसर वाला सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये
स्कूल कॉलेजेस में घुसते ही जातिवाद को एक नए रूप में, एक नया विमर्श देगा, एक नया मंच देगा, जहां पर स्कूल कॉलेज में घुसते ही आप जाति की बात, धर्म की बात यही करेंगे, और ये आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किल खड़ी करने जा रहा है। आपका क्या सुझाव है? आपने अपने इलाके में क्या सुना है? आप जब लोगों से मिल रहे हैं तो लोग इस मुद्दे को लेकर के क्या कह रहे हैं? अपनी राय जरूर हमको बताइएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।